नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम हायर एजुकेशन पीवाईक्यू के क्लास थर्ड देखेंगे। यहाँ पे 41 क्वेश्चन से लेके 60 क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। ठीक, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है कि एक छात्र द्वारा प्रस्तुत थीसिस में 57% की समानता पाई गई है। किसमें? साहित्यिक चोरी पर यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार छात्र ने क्या किया, किस स्तर की साहित्यिक चोरी की है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहले प्लेगरिज्म को समझो। हम आपको बोले थे 0146 आप याद रखना। ये जब भी प्लेगरिज्म पूछा आपसे तो नंबर क्या याद रखिएगा, 0146। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो 0 और 1 का तुलना करेंगे। 0 से लेके 10% के बीच में ये लेवल 0 है, लेवल 0। 10 से लेके 40%, मतलब 4 मतलब 40%, ये लेवल आपका 1 है, लेवल 1। 40 से लेकर 6 मतलब 60 है, 60% से लेवल 2 है, लेवल 2। अब 60% से जब ऊपर होगा आपका से ऊपर, तो ये आपका लेवल 3 हो जाएगा, लेवल 3। ये ध्यान रखिए। तो हमारे में कितना परसेंट पूछा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये पूछा है कि 57%। और 57% कहाँ पे मतलब है तो 40 से 60% के बीच में ही तो 57% आ रहा है। तो लेवल 2 आपका क्या है? साहित्यिक चोरी है, लेवल 2 प्रकार का साहित्यिक चोरी है। ये ध्यान रखिएगा। तो अब एक चीज़ और ध्यान रखो आप लोग, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक चीज़ और ध्यान से समझो आप। जब प्लेगरिज्म आप पढ़ते हो, ठीक ना, तो उसमें लेवल 0 में कोई सज़ा नहीं होती है। लेवल 1 में 6 महीने की सज़ा होती है, 6 महीने के अंदर आपको थीसिस जमा करना होगा। लेवल 2 में क्या होता है, 12 महीने से लेकर 18 महीने के बीच में, 12 महीने के पहले आप जमा नहीं करोगे, 12 महीने के बाद और 18 महीने से पहले जमा करना है। ठीक, लेवल 3 में आपके पंजीकरण, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ICSSR, ये चीज़ एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दे रहे हैं, इसका जो फुल फॉर्म है आप उसको याद करिएगा। ठीक, ये ध्यान रखिए। ICSSR का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। जितने भी फुल फॉर्म है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि फुल फॉर्म को इंग्लिश में ही ज़्यादातर याद करें। ठीक, तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, यहाँ पे SS मतलब सोशल साइंस। ठीक, ये ध्यान रखें। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। IIAS है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला। ICHR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये होता है। ICPR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। ये ध्यान रखिए। अब इसका क्या पूछा है? कालानुक्रमिक, मतलब एक क्या पूछा है, एक इस्टेब्लिश ऑर्डर पूछा है, मतलब कब कब इस्टेब्लिश हुआ, इसको सीक्वेंस में करिए। तो जो आपका पहला जो आपका इस्टेब्लिश हुआ है 1900 क्या हुआ 69 में हुआ है, ICSSR 1969 में। CSIR कब हुआ इस्टेब्लिश? तो 1942 में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब क्या था? IIAS क्या है? 1964 है। ठीक, हिस्टोरिकल कब है? 1972। ICPR कब है? 1977। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे SS मतलब क्या होता है? सोशल साइंस। ये CSIR 1942, ये अलग से याद कर लीजिएगा। ये मतलब एडवांस है। IIAS है हिस्टोरिकल 72, हिस्ट्री आपका 72 में पढ़ते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं हिस्ट्री 72, हिस्ट्री 72 है, ये ध्यान रखिए। आप IAS कब बनते हैं? तो 64 में, 64 वाले बैच में, ये ध्यान रखिएगा। ये आप क्या बनता है? IIAS जो आप 64 वाले बैच में बनते हैं। फिलोसॉफिकल कब बनता है? तो 77 में, फिलोसफी आप 77 में पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना। ये निमोनिक्स है, मतलब ट्रिक है, ये ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री 72, IAS कब बनते हैं? 64 में, फिलोसफी कब पढ़ते हैं? तो 77 में। अब जो आपका सोशल साइंस है SS आपका क्या है? 69 में, ये ध्यान रखिए। 6 9। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 6 और 9, 6 आपका सीधा है तो 9 आपका उल्टा है, या 9 सीधा है तो 6 उल्टा है, ये ध्यान रखिए। SS क्योंकि डबल S है तो 6 9 याद करेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर पे। 43 नंबर के क्वेश्चन में क्या करें? 42 नंबर का ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो BCADE होगा, BCADE आपका ऑप्शन करेक्ट होगा।
43 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक राय है, ठीक, देयर इज एन ओपिनियन, भारत में उच्च शिक्षा के लिए क्या किया जाए, एक मजबूत और समय रेटिंग, ठीक, समग्र रेटिंग हो गया यहाँ पे, समग्र रेटिंग प्रणाली नहीं है, और वर्तमान प्रणाली विश्वसनीयता की विभिन्न व्याख्याओं के प्रति क्या है, प्रति संवेदनशील है। ये बात सही है कि भारत में अभी क्या उच्च शिक्षा के लिए जब भी कोई जांच करेंगे तो वहाँ पे एक मजबूत और समग्र रेटिंग प्रणाली नहीं है। ये बात क्या है, कथन स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नैक, नैक का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, नेशनल, नैक का फुल फॉर्म क्या होगा, NAAC, नैक का फुल फॉर्म नेशनल असेसमेंट, और क्या होता है, नेशनल असेसमेंट एंड, ये क्या है, एक्रीडेशन, एक्रीडेशन काउंसिल, ये ध्यान रखिएगा। इसको इस्टेब्लिश कौन किया था, तो UGC द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कथन स्टेटमेंट सेकंड पढ़ो, नैक रेटिंग प्रणाली को अन्य सभी देशों द्वारा अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, यह हर मामले में, कौन, नैक हर मामले में क्या, एक आदर्श प्रणाली, ये ध्यान रखिएगा, यह आदर्श प्रणाली नहीं है, हर मामले में क्या है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, नैक क्या है, हर जगह यह मामले में आदर्श प्रणाली, ये बात गलत है। तो पहला आपका सही, दूसरा आपका गलत, ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर पे। 44 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पना, मतलब कल्पना किया गया कि भारत में नई शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जो NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो विद्यार्थी वो अब क्या करे, वैश्विक स्तर पर सोचे और कार्य कर सके। तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, ये ध्यान रखिएगा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा, इस पे मतलब ये जोड़ दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो, क्वेश्चन और 45 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन और 45 में कह रहा है कि थीसिस जमा करने में यदि कोई छात्र साहित्यिक चोरी पर UGC विनियमन 2018 के अनुसार स्तर 3 की साहित्यिक चोरी करता पाया जाता है तो निम्नलिखित जुर्माना लगाया जाएगा। अब यहाँ पे अभी जस्ट ऊपर पढ़ाया आपको कि लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब एक ध्यान रखना, लेवल 0, अब आपको क्या बोले थे याद करने के, 0 146 है, तो 0 से 10% तक कोई जुर्माना नहीं, 10 से 40 के बीच में क्या हो, 6 महीने के आप थीसिस मतलब जमा करने से वंचित हो जाएंगे, मतलब 6 महीने के अंदर आपको जमा करना है, ये ध्यान रखिए। लेवल 2 में आपका 40 से 60 है। अब यहाँ पे किसका लेवल पूछा है, लेवल 3 पूछा है, तो यहाँ पे 12 से 18 महीने आप क्या करेंगे, 12 से 18 महीने के बीच में क्या करेंगे, आप अपने थीसिस को जमा कर सकेंगे। यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीकरण संख्या को कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब रद्द या कैंसिल, ठीक, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो लेवल 3 हमसे पूछा गया है, यहाँ पे लेवल 3 पूछा गया, ये ध्यान रखना आप लोग, जो लेवल 3 पूछा गया उसमें क्या किया, पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो पंजीकरण लेवल 3, ये ध्यान रखिए, तो किसका, साहित्यिक चोरी प्लेगरिज्म का है, ये ध्यान रखिए। अब आज के समय में जो प्लेगरिज्म यानी साहित्यिक चोरी के क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्या बन रहा है, वो लेवल से नहीं बन रहा है, वहाँ पे जो एप्लीकेशन है, कौन कौन से एप्लीकेशन है साहित्यिक चोरी के, उसके बारे में पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पे। प्लेगरिज्म के जितने भी एप्लीकेशन हैं या टूल हैं चेक करने के, उसको जल्दी ही बताया जाएगा। आपको क्लास में भी बताएं कि प्लेगरिज्म के ये टूल हैं, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में ज्ञान आयोग की सिफारिश का समर्थन किया, तो ध्यान रखिएगा, यशपाल समिति ने। कौन किया था, तो यशपाल समिति ने। यशपाल समिति, ज्ञान आयोग कब आया था, नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल, यहाँ पे नॉलेज कमीशन लिखा है ना, यहाँ पे ध्यान रखा, नेशनल नॉलेज कमीशन, ये ध्यान रखना आप लोग। जो नेशनल नॉलेज कमीशन है वो 2005 से लेकर 2009 के बीच में था, 2009 के बीच में। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सैम पित्रोदा। अब एक चीज ध्यान रखो, सैम पित्रोदा, ये क्या हुआ कि बाद में जो यशपाल कमेटी थे वो क्या किए थे, मतलब हायर एजुकेशन रिफॉर्म की समीक्षा किए, मतलब उसको जांचे और सुझाव देने का काम किए थे। तो ये कौन किया था, यशपाल समिति।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि कथन एक, शिक्षा पर ब्रिटिश नीति का सबसे पहला हिस्सा जो उच्च शिक्षा से हटना था। ये बात सही है कि जो ब्रिटिश नीति था सबसे पहला कदम ये क्या था कि उच्च शिक्षा से ये हटना चाहते थे। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश नीति ने अंग्रेजी के मुकाबले शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के विचार पर पूरी तरह समर्थन किया। ये ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी को सबसे ज़्यादा क्या कि प्रमोट किए थे। जैसे वुड डिस्पैच में क्या हुआ, अंग्रेजी ही, मैकाले मिनट भी वो भी अंग्रेजी को सपोर्ट करते हैं। न्यायालय की भाषा तक अंग्रेजी कर दी गई, ये ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेजी को ज़्यादा सिफारिश की गई, ना कि मातृभाषा को। तो स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू, यहाँ पे ये ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये ध्यान रखिएगा। जो पहला स्टेटमेंट है, शुरुआत के समय जो भी 18वीं से लेकर 19वीं सदी के शुरुआत हुआ था, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उसका हायर एजुकेशन कि क्या किया गया, धर्म आचार्यों पे छोड़ दिया गया और कंपनी इस पर क्या सीधा मतलब निवेश नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए पहला जो उनका कार्य था कि उच्च शिक्षा से वो हटना चाहते थे। ये इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई, धर्म आचार्यों पर छोड़ दिए, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से किनकी परिकल्पना की गई थी। तो ये ध्यान रखना, एनईपी 1986, ये ध्यान रखें, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। अब ये बोले कि कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का पूर्ण निजीकरण, ये क्या है, ये जो है उच्च शिक्षा का पूर्ण निजीकरण करना चाहते थे। ये बात नहीं, ये बात गलत है। संस्थानों का क्या किया जाए, समेकन और विस्तार किया जाए, कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये बात सही है, ठीक, बी आपका सही है। शिक्षकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ टीचर, इसका भी सिफारिश करते हैं, ये बात सही है। डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस कॉलेज, मतलब स्वतायत्त महाविद्यालयों का विकास हो, ये भी बात क्या है, सही है। अनुसंधान को सुदृढ़ बना जाए, स्ट्रेंथिंग ऑफ रिसर्च, ये भी बात क्या है, सही है। तो बी सी डी ई आपका सही है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 49 पे। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, द एम ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे GER, G फॉर ग्रॉस, E फॉर एनरोलमेंट, R फॉर रेशियो। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्रॉस मतलब सकल, एनरोलमेंट मतलब नामांकन, रेशियो मतलब अनुपात, ये ध्यान रखिएगा। तो हायर एजुकेशन बाय 2035। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखते हैं, यहाँ पे NEP 2020 लिखते हैं, NEP 2020। अब यहाँ पे आप याद करिएगा 2025 में वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल, यहाँ पे लिखते हैं व्यावसायिक शिक्षा, ये ध्यान रखना आप लोग। जो वोकेशनल शिक्षा है मतलब व्यावसायिक शिक्षा, ये ध्यान रखो आप, यहाँ पे 50% है जो GER। अब एक चीज़ ध्यान रखो, 2025 में क्या है 50%। अब 2030 में क्या है, 2030 में आपका जो 12th में GER ग्रॉस एनरोलमेंट क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। 2030 में कितना होना चाहिए, 100%। अब एक चीज़ ध्यान रखो, 2035 में कितना होना चाहिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER, किसमें, हायर एजुकेशन में। यहाँ पे पूछा होगा हायर एजुकेशन, यहाँ पे हायर एजुकेशन में, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये क्या है 50%। यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन, यहाँ पे 12th में, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए हायर एजुकेशन में, तो यहाँ पे 50%। ये तीनों को याद रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पहले ऑप्शन लगा देते हैं, 2035 में कितना होना चाहिए 50%, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पे। 50 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विचारकों में से किसने धार्मिक सत्य यानी तत्व कथा के अर्थ की प्राप्ति के लिए 5 चरणों का प्रतिपादन किया जो डेवी के शिक्षा सिद्धांतों में सीखने की धारणा से काफ़ी मिलता जुलता है। तो वो कौन थे, वाचस्पति मिश्ता, ये ध्यान रखना, वाचस्पति मिश्ता। अब इसको ध्यान से अब यहाँ पे तुलना कर देते हैं, अब ध्यान से समझना, वाचस्पति मिश्ता
और यहाँ पे क्या करते हैं, जॉन डेवी, जॉन डेवी। अब इनके पांचों चरण लिख लेते हैं। ठीक, ये जो पहला इनका चरण है प्रश्न, ये क्या करते हैं, जिज्ञासा है प्रश्न उठाना ताकि सत्य क्या है, पहला स्टेप है इनका। दूसरा स्टेप क्या है, शंका यानी डाउट, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे डाउट। तीसरा इनका क्या है, मतलब मन में जो भी संदेह उत्पन्न हो रहा है उसको स्पष्टता करने की आवश्यकता है। ठीक, और जो तीसरा स्टेप है इनका प्रमाण यानी एविडेंस, एविडेंस, ये ध्यान रखना। प्रमाण, तर्क, प्रमाण, उदाहरणों से सत्य क्या करें, आप सत्य की खोज करें। चौथा स्टेप क्या है आपका, निर्णय यानी डिसीजन, यहां पे डिसीजन। अब जो पांचवा स्टेप है आप क्या करें कि सिद्धि यानी ट्रुथ, सिद्धि, इसी को क्या कहेंगे, ट्रुथ या रियलेशन, ट्रुथ या रियलेशन, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है, अनुभव के द्वारा क्या करें, आप धार्मिक या दार्शनिक सत्य का बोध करना। अब जॉन डेवी का देख लो आप लोग, जॉन डेवी का जो पहला स्टेप है इनका, ये क्या करते हैं, फेल्ट डिफिकल्टी, पहला स्टेप क्या, फेल्ट डिफिकल्टी। अब इसमें क्या होता है कि किसी समस्या या कठिनाई को अनुभव करना, यानी प्रश्न की तरह ये ध्यान रखना। दूसरा स्टेप इनका क्या है, लोकेशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, लोकेशन एंड डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये ध्यान रखना। तीसरा क्या है इनका, सजेशन ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, आप सजेशन करो, क्या करो कि जो भी सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का उसको ध्यान रखो, सजेशन ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशन। चौथा भी स्टेप क्या है कि रीजनिंग यानी डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन, रीजनिंग या डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन यानी तार्किक जांच करना और सबसे अच्छा समाधान चुनना, सॉल्यूशन। जो पांचवा स्टेप है क्या करें, टेस्टिंग बाय एक्शन, ये ध्यान रखना। ये क्या होता है, जैसे क्या होता है, समाधान को व्यवहार में लागू करके दिखाना। ठीक, ये ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटेशन इसको कहते हैं। अब ये चीज़ जो है, ये जो जॉन डेवी का है या जो डेवी के शिक्षा के सिद्धांत से सीखने की धारणा से काफ़ी मिलता जुलता है, ये ध्यान रखो, सेम मिलता जुलता है, सेंस वही है, ये ध्यान रखना। मतलब जो आप शब्द थोड़ा सा बदल दिए लेकिन आपका जो भाव है आप वही कह रहे हैं, संदर्भ कॉन्टेक्स्ट है, ये ध्यान रखें। तो जॉन डेवी से मिलता जुलता है, तो ये क्या है, वाचस्पति मिलता है, ये ध्यान रखें। लर्निंग बाय डूइंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहते हैं इसको, ये ध्यान रखना, इस जॉन डेवी का है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ये जॉन डेवी का है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने स्वतंत्रता से पहले घटिया कॉलेजों को बंद करने की सिफारिश की थी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन या कमेटी रिकमेंड किया था कि द क्लोजर ऑफ सब स्टैंडर्ड कॉलेज बिफोर इंडिपेंडेंस। तो वो कौन थे, रैले कमीशन। ठीक, ये ध्यान रखना, रैले कमीशन। रैले कमीशन कब आया था, तो 1902 से 1904 के बीच में। ठीक, जो हंटर था 1982 में थे, मतलब 1882 से 1883। ठीक, ये सैडलर 1917 के लिए बहुत फेमस है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए 1917 से लेकर 1919 के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। जो हार्तुग है ये 1929 में, ये हर तरफ क्या करते थे, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते थे। हार्तुग 1929 और 30 के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा पे आधारित थी, उच्च शिक्षा में आधारित थी, ये ध्यान रखना, हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा होगा। अब यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन अहिंसा, दूसरा धर्म, तीसरा दर्शन, चौथा अर्थशास्त्र, पांचवा आपका नीति या नैतिकता। अब यहाँ पे ध्यान रखो, जो धर्म है,
दर्शन, अर्थशास्त्र, नीति, ये आपका ऑप्शन सही है, लेकिन अहिंसा क्यों नहीं सही है, ये चीज़ को ध्यान से समझो आप। अहिंसा जो है एक मूल्य आचार था जिसे जीवन में अपनाया जाता था, लेकिन यह उच्च शिक्षा का आधार नहीं था, ये ध्यान रखना। यह जीवन में अपनाया जाने वाला था, ठीक, ये ध्यान रखना, लेकिन इसको शिक्षा में नहीं था। शिक्षा में सिर्फ सिखाए जाने वाले गुणों में से एक था, ये ध्यान रखना। धर्म क्या था, हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, जैसे आपका क्या हुआ कि आपका क्या करते, कर्तव्य, धार्मिक या सामाजिक नियम इसमें सिखाए जाते थे। दर्शन में क्या किया जाता था, तर्क, ज्ञान, जीवन के मूल्य सिद्धांतों को सिखाया जाता था। अर्थशास्त्र में इकोनॉमी, जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था और शासन के ज्ञान। नीति शास्त्र में नैतिक व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारी सिखाई जाती है। लेकिन अहिंसा आपका क्या है, एक आपका जीवन का एक हिस्सा है, ये ध्यान रखिए, एक मूल्य है, एक वैल्यू है ये, तो इसीलिए आपका ये सही नहीं होगा। तो बी सी डी ई आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पे। 53 के क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा में क्या है, सार्वभौमिक मूल्य और वैज्ञानिक स्वभाव शामिल होंगे। ये क्या, ये बात सही है आपका, क्या है, ये बात सही है कि सार्वभौमिक मूल्य होना चाहिए और वैज्ञानिक स्वभाव भी शामिल होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सेल इंक्लूड है, ठीक, यूनिवर्सल वैल्यू एंड साइंटिफिक टेम्पर। तो ये बात सही है आपका। एनईपी दस्तावेजों के अनुसार, एनईपी 2020 दस्तावेजों के अनुसार क्या है, मूल्य आधारित शिक्षा में जीवन कौशल और संवैधानिक मूल्य नहीं थे। यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन डिड नॉट इंक्लूड क्या क्या नहीं, लाइफ स्किल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एज पर द एनईपी डॉक्यूमेंट। ये बात गलत है, ये संवैधानिक मूल्य को शामिल किया, जीवन कौशल को शामिल किया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट है फॉल्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर पे। 54 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है भारतीय स्वतंत्रता से पहले स्थापित की गई थी। तो ICSSR, अभी जस्ट ऊपर आपको बताएं, ये 1969 में स्टैब्लिश हुआ था। AICT आपका 1945 में, लेकिन जब इसको स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया गया तो 1987 में बनाया गया। ये क्या कहते हैं, सांवैधिक निकाय बॉडी, ये ध्यान रखना। ICHR हिस्टोरिकल क्या है, 72 में था। ICPR फिलोसफी आप 77 में पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देते हैं, ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ये कब था, 1969 में। AICT आपका कब था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये कब था, एजुकेशन EDU लिख दिया डॉट करके, ये कब था, ये ध्यान रखिए 1945 में, लेकिन जब इसको स्टैच्यूटरी बॉडी बनाएगा तो 1987 में बनाया गया, ये ध्यान रखिए। ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ये कब, 72 में, ये ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री आप 72 में पढ़े थे। अब फिलोसफिकल कब था, ICPR, यहाँ पे सिर्फ फिलोसफिकल लिखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसोफिकल ये रिसर्च है, ये कब, 1977, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, स्वतंत्रता से पहले, ठीक, तो AICT आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पे। 55 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह कॉलेज जो आज़ादी से पहले विशेष रूप से भारतीय राजकुमारों के लिए शिक्षा दी जाती थी। तो कौन सा कॉलेज है, वह कॉलेज जो आज़ादी से पहले क्या था, भारतीय शिक्षा के लिए क्या किया जाता था, भारतीय राजकुमारों की शिक्षा के लिए था। तो वो कौन सा कॉलेज था, दिल्ली कॉलेज इंदौर, ये ध्यान रखिए। अब एक एक विकल्प को आप समझिए। यहाँ पे रेड कॉलेज पहला क्या था, रेड कॉलेज लखनऊ में। यहाँ पे इस्टेब्लिश डेट जरूर याद किए, क्योंकि यहाँ पे पूछता है, या तो बोल देगा रेड कॉलेज कहाँ पे, तो लखनऊ में है, तो इसका इस्टेब्लिश डेट 1892, ये ध्यान रखिए। अब जो दिल्ली कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज ये कहाँ पे, इंदौर में, ये जो यूपी में है, ये इंदौर में है।
तो इंदौर ये 1870 में। ये कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में, MP। अब जो तीसरा आपका है सेंट जेवियर कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज, ये कहाँ पे? कोलकाता में, कोलकाता में 1860 में हुआ था। ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, और जो फोरमैन वाला, फोरमैन कॉलेज लाहौर, फोरमैन कॉलेज लाहौर, ये कहाँ पे है? तो ये आपका, ये लाहौर पाकिस्तान में इस टाइम। इसका इस्टेब्लिश 1864 में, ये पाकिस्तान। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि उच्च शिक्षा में, मतलब उच्च शिक्षा में शिक्षा के माध्यम के संबंध में राधा कृष्णन आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें करते थे, की थी? तो उच्च शिक्षा का माध्यम जो है क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए, ये बात सही है। जो उच्च शिक्षा का माध्यम हो वो लोकल लैंग्वेज में हो, मतलब यहाँ पे क्या है? रीजनल लैंग्वेज में, ठीक, ये ध्यान रखना। दूसरा आपका क्या है? संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। यह भी क्या किए थे? रिकमेंड किए थे, यानी क्या किए थे? रिकमेंडेशन यानी सिफारिशें किए थे, ये ध्यान रखिएगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? सभी संघीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाना चाहिए, ये भाई बात सही है। तो ABC आपका करेक्ट है, ABC आपका करेक्ट है। अब ध्यान रखो D और E क्यों नहीं करेक्ट है? तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय एवं वैज्ञानिक शब्दावली के शब्दों से बचना चाहिए, ये एक निगेटिव पॉइंट है। तो आप D जहाँ चाहें उसको काट दीजिए, वो ऑप्शन से। यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, यहाँ पे D है, तो ये आपका ऑप्शन होगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे आप एक ही क्या करिए, आप कभी कभी आपका क्या होगा क्वेश्चन कि एक ही क्या होगा विकल्प पढ़ने से आपका ऑप्शन लग जाएगा। जैसे आप D ऑप्शन पढ़ लिए, पहले आप ये मत सोचिएगा तीन सभी ऑप्शन को पढ़ें तब उसमें से 3 करेक्ट करें। यहाँ पे जो आपको लगेगा कि एकदम डिट्टो ये गलत है, तो आप उसको ढूंढिएगा ऑप्शन में, कि जैसे हम D को क्या किए, D को ख़त्म किए। ये देखो तीनों ऑप्शन में D था, तो इसलिए हम इसको काट दिए। अब क्या हुआ कि अब जो बचा तो वही तो करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस तरह नहीं है, जैसे पूरा क्वेश्चन को, जैसे पूरा विकल्प को आप मत पढ़िएगा, जैसे जो लग रहा है कि ये नहीं होगा तो पहले उसको सॉल्व करिएगा। अब E को पढ़िए, भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र से अंग्रेजी को तत्काल गायब कर देना चाहिए। अब जहाँ जहाँ E है उसको गायब कर दीजिए। क्या इन दोनों में E है ना ऑप्शन में, तो E को गायब कर दो, D यहाँ पे इसको गायब कर दो, आपका ABC ऑटोमेटिक सही हो जाता है। ऐसे भी आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो ABC इज करेक्ट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर पे। 57 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शैक्षणिक अखंडता को बढ़ावा देने पर UGC विनियमन 2018 के अनुसार संस्थागत शैक्षणिक अखंडता पैनल में शामिल होंगे कितने सदस्य शामिल होंगे? वो 4 सदस्य शामिल होंगे, ये ध्यान रखिएगा। कितने सदस्य? 4 सदस्य। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर पे। 58 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हंटर आयोग कब था? 1882 से लेके 83 में। सरकारी समर्थन वापस लेने की सिफारिश की थी, तो कौन से सरकारी समर्थन की वापस लेने की? कॉलेजिएट शिक्षा, मतलब जो कॉलेज लेवल पे शिक्षा हो रहा है उसमें जो पैसा देना है, वो सरकारी अनुदान देना, उसको कम कर दो या बंद कर दो, ठीक, उसी को कॉलेजिएट शिक्षा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 के क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि साहित्यिक चोरी पर UGC विनियमन 2018 के अनुसार साहित्यिक चोरी से निपटने के सही कथनों की पहचान करें। अब एक चीज़ ध्यान रखो, जो UGC विनियमन यानी UGC रेगुलेशन 2018 है, उसमें जो भी चोरी से निपटने के लिए, साहित्यिक चोरी से निपटने के लिए कौन कौन से कथन है? तो पहला आपका ऑप्शन दिया है, एक उच्च शिक्षा संस्थान एक परीक्षक के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर सकता है, मतलब जो भी उच्च शिक्षा संस्थान है एक परीक्षक के निष्कर्षों के आधार पर क्या करे? कार्रवाई शुरू कर सकता है, ये बात सही है। अब दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? कोई उच्च शिक्षा संस्थान साहित्यिक चोरी के किसी कृत्य पर स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है, या लिया जा सकता है, स्वतः संज्ञान लिया जाता है, यहाँ पे नहीं ले रहा है। मान लो कोई उच्च शिक्षा संस्थान और उसको पता है कि वो साहित्यिक चोरी किए हो स्टूडेंट है, तो क्या करेगा? वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे संज्ञान ले सकता है, तो उसी को क्या कह सकते हैं? यहाँ पे बोल रहा है क्या नहीं ले सकता, ये बात गलत है, ले सकता है। विभागीय शैक्षणिक सत्यनिष्ठा पैनल का नेतृत्व विभागाध्यक्ष करेंगे, मतलब हेडेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, HOD जिसको कहते हैं, HOD इसका सत्यनिष्ठा विभागीय मतलब उसकी जांच करेंगे, नेतृत्व करेंगे, ठीक, ये ध्यान रखना।
ये बात सही है, तो ए सी आपका इच करेक्ट है, ए और सी आपका करेक्ट होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर पे। 60 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एनईपी 2020 के अनुसार क्या मानविकी और कला को किसके साथ एकीकृत करने वाली स्नातक शिक्षा में शैक्षिक दृष्टिकोणों का आकलन निम्नलिखित विषयों ने लगातार सकारात्मक सीखने के परिणाम दिखाए हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एनईपी 2020 में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया गया। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, STEM, स्टीम से आप याद रखिएगा। एस मतलब साइंस, टी मतलब टेक्नोलॉजी, ई मतलब इंजीनियरिंग, एम मतलब क्या, मैथमेटिक्स। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मास मीडिया नहीं होगा, तो A, B, C और E आपका ऑप्शन सही होगा। A, B, C इज करेक्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करेगा। इस जो हायर एजुकेशन का PYQ है वो क्या है कि 1 से लेकर 200 क्वेश्चन तक सॉल्व कराया जाएगा। यहाँ पे हम 60 क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं। धन्यवाद।